समीर आज बहुत थक गया था। हवेली में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले नैना के बारे में पूछा। साहब जी, वो तो हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद हैं। नौकरानी ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। और सोनू सोनू कहाँ पर है? साहब जी, वो अपने कमरे में सो रहा है। नैना वहाँ पर क्या कर रही है? उसने गुस्से से पूछा। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि उसे हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त मत देना। तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ क्यों नहीं आती? वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। उसका इरादा नैना के साथ वक्त बिताने का था। साहब जी, वो कह रही थी कि पौधों की छांट काट करेंगी और तुमने उसकी बात मान ली। ये कहकर वो जल्दी से हवेली के पिछले हिस्से की ओर गया था, लेकिन वहां दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं था। हवेली का पिछला गेट खुला हुआ था, यानी नैना वहां से बाहर जा चुकी थी। कहीं नैना की याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? उसने बेख्तियार सोचा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा था उसकी याददाश्त वापस आने में कई महीने लग जाएंगे। समीर ने खुद को तसल्ली दी। अब उसका रुख बाहर की ओर था कि थोड़े ही फासले पर नैना उसे कुछ बच्चों के साथ खेलती नजर आई। वो उनके साथ क्रिकेट खेल रही थी। 18 साल की वो छोटी सी लड़की उस वक्त क्रिकेट खेलती बहुत क्यूट लग रही थी। समीर अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, जहां जमाने भर की मासूमियत फैली हुई थी। हटो, मुझे बॉल करवाने दो। जानी पहचानी मर्दानी आवाज़ सुनकर नैना ने जब नजरें उठाकर देखा तो फिर नजरें पलटना भूल गईं, क्योंकि वहां पर तो उसके समीर जी खड़े थे। बैट उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने सोचा था कि वो समीर के ऑफिस से आने से पहले ही हवेली वापस चली जाएगी, क्योंकि वो जानती थी समीर को उसका हवेली से बाहर निकलना पसंद नहीं है। कहीं ये मुझे फिर से सजा तो नहीं देंगे? उसने कांपते हुए सोचा। नहीं, इस बार मैं इनकी कोई भी सजा नहीं मानूंगी। समीर के द्वारा दी जाने वाली सजाओं का सोचकर ही वो शर्म की वजह से उसके गाल लाल लाल हो गए थे, क्योंकि समीर की सजाएं बहुत अनोखी होती थीं। वो सजाएं उसे शर्माने पर मजबूर कर देती थीं। समीर की सजा नैना के दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। अरे नैना जी, बॉल फेंकी जरा, हमें भी एक बॉल करवाने दें। हम भी तो देखें कि आप कैसा खेलती हैं। समीर ने शरारती अंदाज में कहा तो बच्चे भी चिल्लाने लगे। नैना दीदी, आप ही जीतेंगी। नैना दीदी, एक सिक्सर लगा दें। जबकि नैना की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी अपने सामने मौजूद समीर को देखकर। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि नाजुक सी नैना की बोलती उसकी मजबूत पर्सनालिटी के आगे बंद हो जाती थी। सिक्सर तो अब मैं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, कमरे में ले जाकर, समीर ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा। नैना ने बैट तो उठा लिया था, मगर उसके हाथ अभी भी थर थर काँप रहे थे। उसका वजूद भी धीरे धीरे लरज रहा था। वो यहाँ पर अक्सर ही इन बच्चों के साथ खेलने आ जाया करती थी, और इस बात का पता समीर को आज चला था, क्योंकि आज वो जल्दी हवेली वापस आ गया था। वो पहली ही बॉल पर आउट हो गई थी। शर्मिंदगी के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। समीर मजबूत कदम उठाता हुआ उसके पास गया और उसके हाथ से बैट लेकर जमीन पर फेंक दिया। सख्त पकड़ में नैना की नाजुक कलाई थामी। मना किया था ना, हवेली से बाहर कदम नहीं निकालना। फिर बाहर क्यों निकली? वो उसके कान में धीरे से सरगोशी करता हुआ उसके बेहद करीब खड़ा था। समीर के वजूद से उठती हुई दिलफरेब महक नैना के हवासों पर छाने लगी थी, और नैना का दिल जोरों से धड़कने लगा था। नैना को समझ नहीं आती थी कि उनकी शादी को इतना समय हो गया था, यहाँ तक कि उनका एक 8 महीने का बेटा भी था। फिर वो समीर से इतना शर्माती क्यों थी? उसके करीब आने पर उसकी हालत ख़राब क्यों हो जाती थी? हालांकि अब तो उसे समीर की शरारतों की और उसकी संगत की आदत हो जानी चाहिए थी। समीर की जरा सी छुअन उसके शरीर में करंट दौड़ा देती थी, और इस वक्त भी समीर ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे उसके वजूद पर किसी मर्द का ये पहला स्पर्श हो। अब बोलती बंद क्यों हो गई तुम्हारी? क्यों निकली थी बाहर? वो गुस्से से पूछ रहा था। तो मैं आपका हुक्म की गुलाम तो नहीं हूं ना? समीर जी, मेरा मन अंदर घबरा रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गई। उसने जरा सी एक आंख खोलकर समीर को देखते हुए हिम्मत करके कहा था। उसकी इस दीदा दिलेरी पर समीर की आंखों में हल्की सी चमक उभरी थी। होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। नैना धीरे धीरे अपने खोल से बाहर निकलने लगी थी। उसका हाथ पकड़कर अपने साथ वो ले जाने लगा। अरे समीर भाई, कहाँ ले जा रहे हैं हमारी दीदी को? अभी तो हमने खेलना शुरू ही किया था, अभी अभी तो हमें इतना मजा आ रहा था। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा बोलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा।
अब अपनी दीदी को भूल जाओ, ये सिर्फ मेरी बीवी है, ये तुम लोगों की कुछ भी नहीं लगती। समीर न जाने क्यों उस छोटे से बच्चे से मुकाबला कर रहा था। उसकी बात सुनकर दूसरा बच्चा भी कहने लगा, समीर भाई जेलस हो रहे हैं। तुम जैसे बच्चों से जलने से अच्छा मैं किसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान न दे दूं, उसने चिढ़ते हुए कहा। समीर भाई, नैना का हाथ छोड़ दो, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उनसे शादी करूंगा। एक और बच्चा मैदान में उतर कर आया था। ओए छोटे, पहले बड़ा हो उसके बाद शादी करियो, और खबरदार जो मेरी बीवी पर किसी ने भी नज़र डालने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर जी, आप क्या कर रहे हैं? क्यों छोटे बच्चों से मुकाबला कर रहे हैं? नैना ने तुरंत ही उन बच्चों की साड़ ली थी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या फिर उन बच्चों से? वो उसे आंखें दिखाते हुए बोला। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मोहब्बत का ये मतलब तो नहीं कि मैं सिर्फ आप तक सीमित होकर रह जाऊँ, उसने आंखें झपकाते हुए कहा। तो वापस चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहब्बत का फिर क्या मतलब होता है। आंखों में मधोशी के रंग समाते हुए उसने नैना को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा था। इस वक्त वो व्हाइट कलर के ढीले ढाले ट्राउजर और ब्लैक कलर की एक छोटी सी तंग टी शर्ट में थी, अपने हुलिये से बेपरवाह। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी मगन थी, उसे इस बात का भी होश नहीं था कि इस छोटी सी टी शर्ट में उसकी जवानी के रंग किस कदर खुलकर बिखर रहे थे। धूप की वजह से उसका चेहरा गुलाबी होने लगा था, पसीने से बाल उसके गालों और गर्दन पर चिपक रहे थे, लेकिन इस रूप में भी वो सामने वाले का दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी, और समीर का दिल उसे इस हालत में देखकर बहकने लगा था। समीर का दिल मचलने लगा था कि इस छोटी सी लड़की को अपनी बाहों में समेटकर आज सारी हदें पार कर जाए, लेकिन इस पॉइंट पर आते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता, क्योंकि इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। नैना के करीब जाना मतलब एक बहुत बड़ा गुनाह करना, और वो इस गुनाह से बचना चाहता था। अगर वो नैना के साथ कोई भी रिश्ता बनाता तो फिर अपनी ही नज़रों में गिर जाता, लेकिन अपने जज्बातों का क्या करता जो सिर्फ और सिर्फ नैना के लिए अब मचलने लगे थे। समीर की नज़रें खुद पर महसूस करते ही एक बार फिर से शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। वो उसका हाथ पकड़कर हवेली की ओर बढ़ने लगा, और वो बिना कुछ कहे आंखों में बेबसी लिए और मुंह फुलाए समीर के पीछे पीछे चलने लगी थी, क्योंकि उसका अभी और मन था क्रिकेट खेलने का। जैसे ही वो उसके साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई, वो फिक्रमंदी से बोली, मैं जाकर सोने को देखती हूँ, वो जाग गया होगा। क्योंकि नैना को पता था समीर उसे आज फिर सजा देगा, और वो समीर के द्वारा दी गई किसी भी सजा के लिए फिलहाल तैयार नहीं थी। इसीलिए समीर से बचने के बहाने ढूंढने लगी। समीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी ओर खींचा था। वो उसके सीने से जा लगी। समीर ने नौकरानी को इशारा किया, तुम जाकर सोनू को देखो और कोशिश करना हमें डिस्टर्ब ना करो। वो नौकरानी को हुक्म देता वहाँ से भेज चुका था, जबकि नैना ने एक जोरदार मुक्का उसके सीने पर मारा। ये क्या बदतमीजी है? वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? वो बस यही सोच रही होगी कि हम एक और बच्चा प्लान करने वाले हैं, समीर ने शरारती अंदाज में कहा। तो वो उसके चेहरे को देख कर रह गई। आप बहुत ही बेशर्म हैं मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मामले में। ये कहकर वो जरा सा आगे को झुका कि नैना तेजी से पीछे की तरफ हट गई। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? समीर ने उसे पकड़ना चाहा, मगर वो हंसती हुई पूरे कमरे में घूमने लगी। समीर उसे पकड़ने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। तुम एक बार मेरे हाथ तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने पहले भी मेरे हुक्म के खिलाफ बात की थी, सजा तो तुम्हें आज मिलकर ही रहेगी। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। वो उस वक्त बेड के दूसरे सिरे पर मौजूद थी। समीर ने फुर्ती दिखाई और बेड पर चढ़कर उसे अपने दोनों बाजुओं में, और बस उसके चेहरे को देखकर रह गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस हवेली से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, तो तुम बाहर क्यों गई? वो अब संजीदगी से उसके चेहरे की ओर देख रहा था। आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? उसने मासूमियत से पूछा। क्योंकि तुम बहुत ही मासूम हो, तुम्हें जमाने की चालाकियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे डर लगता है कि कोई मेरी प्यारी सी जान को नुकसान न पहुंचा दे। ये कहकर उसने प्यार से उसके माथे पर हल्का सा प्यार दिया था, तो वो एकदम सिमट कर रह गई। उसका वजूद एक बार फिर शर्म के मारे लरचने लगा था। समीर का स्पर्श उसकी सांसें गहरी कर गया था। नैना का दिल चाह रहा था कि समीर अपने नरम होठों का स्पर्श एक बार फिर से उसके चेहरे पर बिखेर दे। उसका मन मचलने लगा था समीर के नरम होठों के स्पर्श के लिए।
लेकिन समीर इससे आगे जाता ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ माथे तक सीमित था और नैना के जज्बात अंदर ही अंदर बुरी तरह मचलते रहते। इस वक्त भी तो मदहोशी के अंदाज में उसने अपना सर समीर के कंधे पर टिका दिया था। उसकी गर्म सांसें समीर को अपने सीने पर अच्छी तरह महसूस हो रही थीं, जबकि उसकी ये हालत देखकर समीर को लग रहा था कि वो अपने होश खो देगा। तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए एक सजा तो बनती है। क्या मतलब है आपका? किस तरह की सजा की बात कर रहे हैं आप? मुझे मारेंगे तो नहीं? बुरी तरह डरते हुए उसने अपना सर समीर के कंधे से हटाकर बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी भरकर समीर से पूछा। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बस मीठा मीठा सा दर्द दूंगा, ऐसा दर्द कि उस दर्द में तुम भी पूरी तरह मदहोश हो जाओगी। वो उसकी आंखों में देखते हुए रहस्यमयी लहजे में बोला। वो उसकी मासूमियत, उसका हुस्न और उसकी जवानी देखकर एक बार फिर से बहकने लगा था। उसकी बाहों में उस वक्त एक नाजुक सी कली मौजूद थी जो किसी भी मर्द का ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी, और न चाहते हुए भी समीर इन कमजोर पलों में बहकने लगा था। इस वक्त भी उसका दिल कर रहा था कि सब कुछ भूलकर नैना को अपने आप में समेट ले और उसके वजूद पर अपने नाम की मोहर लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि नैना से उसका जो रिश्ता था वो उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि समीर उसके करीब जाए। तो फिर ये किस तरह की सज़ा होगी? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हालांकि इतनी नादान भी नहीं थी कि समीर की बातों का मतलब समझ ना पाती। वो जानकर भी अनजान बन गई थी। मैं तुम्हें बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? ये कहकर उसने प्यार से नैना की आंखों पर अपने होंठ रख दिए। तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जब से वो अस्पताल से आई थी ये पहली बार था कि समीर नैना के करीब आ रहा था, वरना वो तो तरस गई थी समीर की संगत के लिए। कभी कभी रात को वो खुद से पहल करती तो समीर के करीब जाती थी, उससे लिपटने की कोशिश करती तो समीर उसे खुद से अलग कर देता और कहता, नैना अपने जज्बातों को संभालो, थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ, फिर हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मेरे करीब मत आया करो, अगर मैं बहक गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी नाजुक सी जान मुझे सह नहीं पाएगी। तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए कहती, लेकिन समीर, हमारा रिश्ता तो शुरू हो चुका है ना, हमारा तो बेबी भी हो चुका है, और बेबी बिना रिश्ता शुरू किए नहीं होता ना। इतना तो मुझे भी पता है कि बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या करना होता है। इतनी भी नासमझ नहीं हूँ मैं, वो मुंह फुलाकर कहती, और समीर उसकी इस बात पर नजरें चुरा लेता। हाँ नैना, लेकिन बस वो एक बार गलती हो गई थी और मैं वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। इतनी कम उम्र में तुम माँ बनी थी, डॉक्टर भी मुझ पर गुस्सा कर रहा था, और अब मैंने सोच लिया है जब तक तुम अच्छी तरह मैच्योर नहीं हो जाती हम अपने रिश्ते को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और नैना एक गहरा सांस लेते हुए उससे अलग हट जाती है। समीर अपने जज्बातों को कैसे संभालता था ये वही जानता था, लेकिन आज उसके अंदाज ही अनोखे थे। मदहोशी नैना के अंग अंग से टूटने लगी थी। अब अपनी आंखें बंद करो, जब तक मैं न कहूँ तुमने अपनी आंखें नहीं खोलनी, और अगर तुमने एक बार भी अपनी आंखें खोल दी ना तो तुम्हारी सज़ा 50% तक और बढ़ जाएगी। वो उसके कानों में झुकता हुआ रहस्यमयी अंदाज में बोला। इसके साथ ही उसने उसकी कान की लौ को अपने दांतों में दबा लिया। उसे सक्कर रह गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में भर लिया। तुम इस जगह से 1 इंच भी नहीं हिलोगी। अगर तुम यहाँ से हिली भी तब भी तुम हार जाओगी और तुम्हारी सज़ा डबल हो जाएगी। समीर जी देखिए, ये ज्यादती है। मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आप सज़ा दे रहे हैं। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगा ना? मैंने तुमसे कहा है। अब चलो खामोश हो जाओ, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करूँगा, समीर ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, और फिर उसी के साथ वो उसके लबों पर झुक गया था। उसने मजबूती से समीर के कॉलर को पकड़ लिया था। वो उसकी सांसों को अपनी कैद में ले चुका था। पहली बार समीर नैना के नरम होठों का स्पर्श महसूस कर रहा था, और उसका बस नहीं चल रहा था कि आज बेखुदी में वो सब कुछ कर ले जिसके लिए वो पिछले 3 महीने से तरस रहा था। उसने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर रखी थीं, क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर उसने आंखें खोली तो सजा डबल हो जाएगी। समीर ने काफ़ी देर तक उसे अपने काबू में रखा, कभी वो उसके निचले तो कभी उसके ऊपर होंठ को। वो कभी उसके कॉलर को मजबूती से पकड़ती तो कभी उसकी कमर पर, मगर समीर को तो जैसे किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था। वो आज हर हद से गुजर जाना चाहता था।
उसे फिलहाल तो सिर्फ इतना पता था कि उसकी बाहों में एक प्यारी सी मासूम सी, जो उसे एक ही नज़र में अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई थी। जब समीर ने उसे छोड़ा तो वह गहरे गहरे सांस लेने लगी और उसने उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। तुमने आंखें खोल दी हैं नैना, समीर ने शरारती अंदाज में कहा तो वह सहम कर बोली, नहीं प्लीज़। शर्म के मारे नैना की हालत ख़राब हो रही थी। मेरी जान, हम लोगों की पहले ही डील हुई थी और तुम्हें पता है कि मैं अपनी डील का कितना पक्का हूँ। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तो फिर तुम अपनी अगली सज़ा के लिए अब तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने उसकी टी शर्ट का पिछला बटन खोला तो वो सहम कर पीछे की तरफ हटी थी और अचानक पीछे बेड पर जाकर गिरी। वाह मेरी जान, तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है, वो खुलकर हंसते हुए बोला। नहीं समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सोनू की फिक्र हो रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होगा। वो वसुंधरा के पास है और उसे क्या पता कि उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ 8 महीने का मासूम सा बच्चा है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है। कहकर वो बाहर की ओर सरकने ही लगी थी कि समीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर से बेड। नैना, आज एक छोटी सी शरारत कर ही लेते हैं। आज ये बेचैन दिल कुछ ज़्यादा ही बेचैन है, वो जज्बातों से चूर लहजे में बोला था। पिछले 3 महीनों से वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया था। वो उस लड़की से शिद्दत से मोहब्बत करने लगा था और अब उस लड़की को अपने नाम करना चाहता था। उसने उसकी कमर पकड़कर नैना को उठाया और एक बार फिर से उसकी शर्ट के, जबकि वो बार बार कंफ्यूज हो रही थी। कभी दाईं तरफ मुँह छुपाने की कोशिश करती तो कभी बाईं तरफ उसकी शर्ट में घुसने की कोशिश करती थी। जब समीर ने यह देखा तो ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। ये तो चीटिंग है समीर, वो मासूमियत से बोली थी। उसके अंदाज पर समीर को बेहिसाब उस पर प्यार आया था। समीर की मजबूत मस्कुलर बॉडी को देखकर उसने एक बार अपनी आंखें बंद कर ली थीं। समीर की बॉडी बहुत मजबूत थी और ये देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आप बहुत ही बेशर्म हैं मेरी जान। अभी तो आपने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। वो अब उसकी शर्ट को अचानक ही उसकी नज़र उसकी गर्दन पर मौजूद एक तिल पर पड़ी तो समीर खुद पर काबू नहीं रख पाया और उस तिल पर झुक गया। आज समीर जज्बातों में इस कदर बह गया था कि वो भूल चुका था कि उसका नैना के साथ कोई जायज़ रिश्ता नहीं है। जब उसके ऊपर से मदहोशी का भूत उतरेगा तो वो खुद अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा। उसे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नैना की नाजुकता और उसकी खूबसूरती दिखाई दे रही थी। उसने शर्ट को जरा सा नीचे की तो उसने मजबूती से अपनी शर्ट को पकड़ लिया। नहीं प्लीज़ समीर, इससे नीचे नहीं। पता नहीं क्यों नैना का दिल अब इसे आगे जाने का कर ही नहीं रहा था। हालांकि इससे पहले तो वो खुद ही समीर के करीब जाने के लिए मचलती थी और आज जब समीर उसके करीब आया तो उसका दिल एक अनजाने एहसास से धड़कने लगा था, जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा हो। मेरी जान, तुम पूरी की पूरी मेरी हो, तो इस तरह की हरकतें करके मुझे डिस्टर्ब मत करो और ना ही मेरा मूड ख़राब करो। समीर के माथे पर अब बल पड़ गए थे। समीर, मगर मुझे बहुत घबराहट हो रही है और बहुत अजीब भी लग रहा है। तुम्हारी आसानी के लिए रुको, मैं कमरे की लाइट ऑफ कर देता हूँ। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट बंद कर दी। इससे पहले कि वो दोबारा से उस पर हावी, कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। वो बुरी तरह से बेवजह हुआ था। साहब जी, सोनू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसको सांस नहीं आ रहा। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा है और शोर मचा रहा है। नौकरानी की आवाज़ सुनकर समीर का सारा जोश झाग बनकर बैठ गया था। उसे अपने बेटे से मोहब्बत थी और उसे सोनू की फ़िक्र भी बहुत थी। दूसरी तरफ नैना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो भी जल्दी से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। समीर उस वक्त तक कमरे से बाहर जा चुका था। नैना भी उसके पीछे ही भागती हुई गई थी। देखा तो सोनू को बाकी सांस नहीं आ रही थी। वो उसे लेकर अस्पताल गए। भगवान की कृपा थी कि वो समय रहते हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जिसकी वजह से सोनू की ज़िंदगी बच गई थी। दरअसल सोनू अपनी माँ की कमी महसूस करते हुए रो रहा था और फिर उसकी आदत थी कि वो रोते हुए अपना सांस रोक लेता था। एक छोटे से बच्चे में इस तरह का गुस्सा पाया जाना एक बहुत ही ख़तरनाक बात थी। नैना ने उसे अपने सीने से भींच लिया था। वो कभी उसके माथे को चूमती तो कभी उसके नन्हे नन्हे हाथों को। मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान, मेरा सब कुछ, वो उसे प्यार करते हुए बोल रही थी। समीर ने उसे देखकर बेहिसाब उन दोनों की नज़र उतारी थी।
मैं इस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। इस लड़की को तो पता भी नहीं कि मैं इसके साथ ये सब कुछ बिना किसी रिश्ते के कर रहा हूँ। उसे वो पल याद आने लगे जब वो शैतान के बहकावे में आकर बहक चुका था और नैना के साथ सारी हदें पार कर देना चाहता था। शायद भगवान उसे इस पाप को होने से बचाना चाहता था, इसीलिए उसने सोनू की तबीयत खराब कर दी थी और वो ये बड़ा पाप करने से बच गया था। समीर ने उसे देखकर बेख्याली में सोचा और उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था और पछतावा भी होने लगा था कि वो क्यों एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। मगर वो अपने दिल का क्या करता। उसका दिल बुरी तरह से नैना पर फिदा हो गया था और ये बात आज की नहीं बल्कि उस वक्त की थी जब उसने नैना को पहली बार देखा था। जब भी उसे वो लम्हे याद आते तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती थी। ये अलग बात थी कि बाद में वो नैना से दूर भी हो गया था, मगर नैना को कभी भूल नहीं पाया था। उसका चेहरा कभी भी उसके दिल से जुदा नहीं हुआ था। और फिर जब 2 सालों के बाद फिर से उसने उस दिन नैना को देखा तो खुद पर काबू नहीं रख पाया था। समीर की निगाहों के सामने गुजरे हुए लम्हे घूमने लगे थे। वो एक तपती हुई दोपहर थी जब समीर अपनी कज़न को लेने के लिए उसके कॉलेज गया था। यूँ तो उसे ये काम सबसे जहर लगता था क्योंकि उसे लड़कियों की जात से ही उलझन महसूस होती थी। वो बहुत हैंडसम और ख़ूबसूरत था, वो इस बात से भी अच्छी तरह परिचित था और अभी वो मेडिकल के लास्ट ईयर में भी था। बहुत जल्दी ही वो डॉक्टर भी बनने वाला था। जब उसकी नज़र कॉलेज के दरवाजे से निकलती एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, उसके साथ बाकी भी लड़कियां मौजूद थीं, मगर समीर की नज़र उसी पर अटक गई थी। बेशक वो बहुत हसीन थी और आसमान से उतरी कोई परी मालूम होती थी। उसके चेहरे पर चमकने वाले हल्के हल्के पसीने के कतरे और फिर उसकी नाक पर मौजूद गुस्सा, वो उन सब लड़कियों से अलग थलग मालूम हो रही थी। और फिर समीर की नज़र अगले ही पल उसके साथ चलती अपनी कज़न पर पड़ी। गुस्से में मौजूद वो लड़की उसकी कज़न के साथ ही उसकी गाड़ी के करीब आकर खड़ी हो गई थी। समीर को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज पहली बार उसे कॉलेज आना बुरा नहीं लगा था, बल्कि पहली बार उसने अपनी कज़न पर गुस्सा भी नहीं किया था। रिया ने उसे देखा तो फ़ौरन से कहने लगी, सॉरी समीर भाई, असल में टीचर्स ने मिड टर्म का सिलेबस बताने के लिए हम लोगों को रोक लिया था, जिसकी वजह से देर हो गई। नैना खामोशी से उसके करीब ही खड़ी थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने अभी तक अपनी निगाहें झुकाई हुई थीं और उसके माथे पर बल भी पड़े हुए थे। समीर भाई, ये मेरी दोस्त है नैना, ये आज हमारे साथ ही जाएगी। आप प्लीज़ इसे भी इसके घर तक ड्रॉप कर दीजिएगा। इसकी बहन आज नहीं आ रही। हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन वाली बात ही नहीं है, समीर ने पुरजोश अंदाज में कहा तो रिया उसके इस अंदाज पर ठिठक गई थी और आंखें छोटी करके उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि समीर के दिल में लड्डू क्यों फूट रहे हैं। उसकी नज़रों के माने समझते हुए वो जल्दी से होश की दुनिया में आया और संजीदगी से कहने लगा, अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, मेरा टाइम ख़राब मत करो, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में भी जाना है। नैना ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और बैठ गई, जबकि रिया फ्रंट सीट पर अपना बैग रखकर सवार हो गई। रिया का घर पहले आता था लेकिन नैना का बाद में। यार तुम टेंशन न लो, ये बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसे ही हैं, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देंगे। तुम इनको एड्रेस बता दो, पापा घर पर शोर कर रहे हैं, मैं जाकर उनसे मिल लूँ। रिया ने नैना को तसल्ली दी तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गई, क्योंकि रिया की हमराही में समीर के साथ सफ़र करना कोई बुरी बात नहीं थी, मगर अकेले उस अजनबी इंसान के साथ सफ़र करना वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। समीर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और फिर एक जगह रोक कर उससे कहने लगा, क्या मैं आपका ड्राइवर हूँ? जबकि उसके सवाल पर वो बेवकूफ़ों की तरह उसके चेहरे को देखने लगी। समीर ने फिर से वही सवाल दोहराया, क्या मैं आपको आपका ड्राइवर लगता हूँ? इस बार उसने ना में सिर हिला दिया। तो फिर पीछे क्यों बैठी हो, आगे आकर बैठी ना। वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई और फिर अपना बैग उठाकर फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। समीर उसे छोटे छोटे सवाल कर रहा था, जिनका वो बहुत ही नपे तुले अंदाज में जवाब दे रही थी। उसे न जाने क्यों अब समीर की मौजूदगी में उलझन महसूस होने लगी थी। वो उसे उसके घर के सामने ड्रॉप कर चुका था। उसने हमेशा से यही सोचा था कि जिस लड़की को वो पहली ही नज़र में पसंद कर लेगा वो उसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, और नैना का शुमार उसी लड़की में होने लगा था। थोड़ा वक्त और गुजरा तो उस पर यह राज भी ओपन हुआ कि नैना एक अनाथ लड़की थी, जिसके माँ बाप का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके चाचा चाची ने उसकी परवरिश की थी। उसका कजन नीलेश समीर का दोस्त बन गया था। अब तो समीर का उसके घर में भी आना जाना लगा रहता था। एक दिन जब वो लॉन्ज के अंदर दाखिल होने लगा तो अचानक ही
पानी से भरा गुब्बारा उससे आकर टकराया था और ये किसी और की नहीं बल्कि नैना की शरारत थी। वो लम्हों में भीग चुका था, उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे, जबकि नीलेश उसके पीछे जाकर छुप गया था। वो अपनी कजन नैना की हरकतों से अच्छी तरह परिचित था। समीर ने गुस्से से चेहरा उठाया तो सामने ही वो नादान सी लड़की खड़ी थी। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। समीर के दिल को कुछ हुआ। वो उसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए फौरन से कहने लगा, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, लेकिन प्लीज़ रोइए नहीं। नीलेश ने हैरत से आंखें फाड़ कर समीर को देखा। ये तू ही है? मुझसे तेरी ये हमदर्दी हजम नहीं हो रही। फिर वो नैना को धमकी देने लगा, तू तो सब्र कर, और शाम के वक्त जैसे ही पापा आते हैं मैं पापा से तेरी शिकायत लगाता हूँ। जो मर्जी आए मेरी शिकायत लगाना, लेकिन मैं तो साफ साफ मुकर जाऊंगी। ये कहकर वो बाल लहराती हुई अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि एक बात का तो उसे भी यकीन हो गया था, समीर उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा, तो इसका मतलब था वो सेफ जोन में थी। वक्त का काम था गुजरना और वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। समीर के पापा लंदन में रहते थे। उसकी माँ उससे 3 साल पहले ही अलग हो गई थी और वो अपने दूसरे शौहर के साथ जर्मनी में रहती थी। वो एक टूटी हुई फैमिली का हिस्सा था। हमेशा से ही उसकी ख्वाहिश रही थी कि वो अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ रहे, मगर उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकी थी। उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने उसे वापस लंदन बुला लिया था, जबकि दूसरी तरफ नैना के चाचा चाची की हर रोज़ ही नैना की वजह से बहस होती थी। उसकी चाची उससे नफरत करती थी और उसे घर पर रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मजबूरन उसके चाचा ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। 16 साल की वो छोटी सी लड़की अकेले ही हॉस्टल में सब कुछ मैनेज करती थी। वहाँ पर उसने बहुत कुछ सीख भी लिया था और ज़माने के थप्पड़ों का मुकाबला करना भी जान चुकी थी। समीर जब लंदन अपने पापा के पास पहुँचा तो वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने अपने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा और विनती करते हुए कहने लगे, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो समीर, मेरा भरम रख लो, मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लो, उसका हमारे सिवा कोई सहारा नहीं है। समीर को लगा था आसमान उसके सिर पर आकर गिरा है। वो तो यहाँ अपने पापा को नैना के बारे में बताने के लिए आया था, जबकि मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश सुनकर उसके शब्द मुंह में ही दब कर रह गए थे। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, डॉक्टर उसे अपने साथ बाहर ले गया। प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे पापा को और भी टेंशन हो, वरना उनकी कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। फिलहाल तुम्हारे पापा जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मान लो। वो बहुत सहनशीलता से डॉक्टर की बात सुनने लगा और फिर ना चाहते हुए भी उसने अपने पापा की बात मान ली। अपनी पहली मोहब्बत का गला घोंट कर अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उसने उनके दोस्त की बेटी से चुपचाप शादी कर ली। कोमल एक नंबर की बिगड़ैल लड़की थी। इस बात का अंदाज़ा उसे शादी की पहली रात ही हो गया था। जब समीर उसके करीब होने लगा तो उसने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा था और समीर हैरत से कोमल को देखने लगा। क्या बात है कोमल, क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? समीर का सवाल इग्नोर करके कोमल ने अपना सवाल किया था। क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है? उसकी बात पर समीर का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। पहली रात की दुल्हन के मुंह से ऐसी बात सुनना शायद समीर ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रोटेक्शन? लेकिन कोमल, हम तो पति पत्नी है ना, और फिलहाल मैं कोई प्रोटेक्शन लेना नहीं चाहता। क्यों? ताकि अगले ही साल तुम मेरी गोद में अपना बच्चा डाल दो और मैं घर गृहस्थी की चक्की में पिसकर रह जाऊं, मेरी सारी खूबसूरती खराब हो जाए और तुम बाहर मुंह मारते फिरो। यही चाहते हो ना तुम? कोमल ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा था और समीर एक गहरा सांस लेकर उसके करीब बैठकर उसका हाथ थाम गया। वो अपने रिश्ते की शुरुआत कड़वाहट भरे रवैयों से नहीं करना चाहता था। वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था और पूरी ज़िंदगी इस रिश्ते को निभाना भी चाहता था। कोमल, कैसी बातें कर रही हो? बच्चा तो हमारी फैमिली को आकर पूरा करेगा, हमारे प्यार को और भी बढ़ा देगा। बल्कि मुझे तो बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। मैं तो जल्द से जल्द एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा अपने आंगन में खेलता देखना चाहता हूँ। कोमल ने तुरंत अपना हाथ समीर के हाथ से खींचा था। मेरे सामने इस तरीके की बातें मत करो समीर, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है तो प्लीज़ लाइट बंद करके तुम मेरे करीब आ सकते हो, वरना वो रहा सोफ़ा, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। और समीर अपना सा मुंह लेकर रह गया था। उसे अपनी नई नवेली दुल्हन से इस बात की उम्मीद नहीं थी।
वो चुपचाप चेंज करके सोफे पर अपना तकिया लेकर लेट गया था, जबकि कोमल भी आराम से पूरे बेड पर सुकून से लेट चुकी थी। थोड़ी देर में उसकी गहरी सांसें कमरे में गूंजने लगी थीं, यानी वो गहरी नींद की वादियों में उतर चुकी थी। समीर काफ़ी देर तक खुद को समझाने और बहलाने की कोशिश करता रहा। शादी की पहली रात चाहे लड़का हो या लड़की बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, और कुछ सपने समीर ने भी सजा लिए थे। और अब जबकि उसकी दुल्हन उसके सामने मौजूद थी, तभी उसके करीब नहीं जा सकता था। वो अपने जज्बातों को कैसे काबू कर रहा था ये वही जानता था, लेकिन उसके दिल में अब कोमल की तरफ से गांठ पड़ चुकी थी। और फिर समीर दोबारा उसके करीब नहीं गया था, बल्कि दोनों के बीच बातचीत भी बस नाम मात्र के लिए होती थी। जब तक समीर अपने काम से वापस आता, कोमल सो चुकी होती थी और वो अपना तकिया उठाकर आराम से सोफे पर लेट जाता। शादी की पहली रात के बाद से अब उसे दोबारा से कोमल की तलब महसूस भी नहीं हुई थी। शायद इसलिए क्योंकि शादी की पहली रात ही कोमल ने उसे बुरी तरह झटक दिया था, और ये बात समीर की गैरत को गवारा नहीं हुई थी। एक रात कोमल को खुद ही समीर की तलब महसूस होने लगी। जब समीर सोफे पर सो रहा था, वो उसके करीब आई थी, उसके पहलू में सटकर बैठ गई थी। किसी के नरम वजूद का एहसास होते ही समीर को एहसास हुआ था और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। अपने करीब बैठी कोमल को देखकर उसे हैरत का एक झटका लगा था। इस वक्त वो होश उड़ा देने वाले रूप में उसके सामने बैठी थी, लाल रंग का गाउन पहने जिसकी डोरियां उसने खोल रखी थीं, और उसकी खूबसूरती साफ दिखाई दे रही थी। आंखों में जो रंग थे वो समीर 1 मिनट में भांप चुका था। वो धीरे से उसके और भी करीब हुई थी और उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके चौड़े सीने पर अपने होंठ रख चुकी थी, और फिर बेतहाशा समीर को चूमने लगी। समीर तो जैसे अपनी जगह पत्थर बन गया था। कोमल हर बार उसे एक नया झटका देती थी, और ये झटका कुछ ज़्यादा ही जानलेवा था। आई नीड यू समीर, प्लीज़ मुझे सुकून दो, वो मदहोश अंदाज में बोल रही थी। समीर उसे झटक देना चाहता था। शादी की पहली रात ही उसने भी समीर को धुतकार दिया था, फिर वो कैसे उसे अपने करीब आने देता। लेकिन कोमल की नरम छुअन में वो धीरे धीरे बहकने लगा। कोमल ने अपने नरम होठों का स्पर्श समीर के होठों पर रखा, और धीरे धीरे वो उसके होठों को प्यार से छूने लगी थी। तो समीर खुद को रोक नहीं पाया। उसने मदहोशी में कोमल के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। कोमल समीर को लेकर बेड पर आ चुकी थी। जज्बातों का तेज तूफान में दोनों बहने लगे थे। लेकिन जब समीर आखिरी मोमेंट पर पहुंचा, तो कोमल ने उसकी तरफ एक पैकेट बढ़ाया था। पहले प्रोटेक्शन, उसके बाद आगे का काम। समीर अब इस कंडीशन में था कि कोमल से दूर नहीं जा सकता था, और मजबूरन उसे कोमल की बात माननी पड़ी। धीरे धीरे समीर ने अब अपने आप को समझा लिया था कि अगर कोमल अभी बच्चा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन समीर ये नहीं जानता था कि कोमल एक अय्याश तबीयत की मालिक थी। एक मर्द पर उसका गुजारा नहीं होता था। उसकी बहुत से मर्दों के साथ दोस्तियां भी थीं, जिनके साथ वो घूमने जाती और देर देर तक आउटिंग्स भी करती थी। कभी वो उनके साथ क्लब्स जाती तो कभी उन्हें अपने घर पर पार्टी में बुला लेती। जब समीर ये सब देखता तो उसका खून गुस्से से खौलता था। जिस दिन उसका कोमल के साथ विवाह हुआ था, उस दिन उसने खुद से एक वादा किया था कि अब वो नैना के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा, बल्कि अपनी बीवी के साथ वफादार रहेगा। लेकिन अपनी बीवी की हरकतें देखकर उसे कोमल के साथ वफादार रहना भी मुश्किल लगने लगा था। कुछ अरसा और गुजरा तो कोमल उम्मीद से हो गई। उम्मीद की किरण समीर की ज़िंदगी में जागी थी कि शायद अब कोमल अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, क्योंकि एक माँ के लिए अपना बच्चा ही सब कुछ होता है। लेकिन ये समीर की सिर्फ गलतफहमी साबित हुई थी। बच्चा पैदा करके कोमल जिम्मेदारियों में बंधना नहीं चाहती थी, और ना ही अपनी खूबसूरती ख़राब करना चाहती थी। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि वो उम्मीद से है, तो उसका चेहरा हैरत के मारे सफ़ेद पड़ गया था। उसने उसी वक्त डॉक्टर से कह दिया, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर हैरानी से कोमल का चेहरा देख रही थी। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपको पहले से सावधानियां रखनी चाहिए थी, और अब जबकि आप उम्मीद से हो गई हैं, तो मुझे लगता है आपको इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। ये तो आपका पहला बच्चा है ना। अगर आपने बच्चे को गिराया तो आगे चलकर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन कोमल जिद पर अड़ी हुई थी कि मेरा ये आखिरी फैसला है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। गुस्से से पैर पटकती वो क्लिनिक से बाहर चली आई थी और समीर को अस्पताल में ही छोड़कर खुद ही गाड़ी ड्राइव करके घर आ गई थी। और समीर गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया था।
वो अपने पापा की वजह से मजबूर था, लेकिन अब कोमल उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने लगी थी। समीर तो खुशी के मारे दीवाना हो गया था कि उसका खून, उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। वो कैब लेकर घर पहुंचा था, जहां कोमल का गुस्से के मारे बुरा हाल था। समीर को देखते ही वो समीर का गिरेबान पकड़कर उस पर चीखने चिल्लाने लगी। वो ये बच्चा हरगिज भी नहीं चाहती थी, जबकि समीर चाहता था ये बच्चा इस दुनिया में आए। जब उसे पता चला कि कोमल इस बच्चे को गिराना चाहती है, तो वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। भगवान से डरो कोमल, ये जुल्म मत करो। लेकिन कोमल अपनी जिद से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रही थी। ये सब कुछ तुम्हारी गलती का नतीजा है समीर। जब मैंने कहा था मेरे पास बिना किसी प्रोटेक्शन के मत आना, तो उस रात तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कोमल, गलती सिर्फ मेरी नहीं, उसमें गलती तुम्हारी भी थी। उस रात तुम भी जज्बातों में बह गई थी और हमारे पास उस वक्त प्रोटेक्शन नहीं था। मैंने तुम्हें बोला भी था, लेकिन तुम्हें खुद ही खुद पर कंट्रोल नहीं था। समीर ने कोमल को उसकी गलती याद दिलाई, लेकिन वो कोमल ही किया जो अपनी गलती मान ले। उसने साफ कह दिया कि मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। समीर पूरी रात स्टडी रूम में रहा था। रह रहकर उसके दिमाग में अपने मासूम बच्चे का चेहरा घूम रहा था। उसने सोच लिया था किसी न किसी तरह उसे अपना बच्चा बचाना होगा। उसे ये तो पता था कोमल लालची तबीयत की लड़की है। अगली सुबह कोमल के सामने खड़ा था। कोमल हॉस्पिटल जाने के लिए उस समय तैयार खड़ी थी और समीर का दिल धक से रह गया था। कोमल, मैं तुम्हें इस बच्चे की कीमत दूंगा। तुम जितने पैसे मांगोगी मैं उतने पैसे दूंगा, लेकिन प्लीज़ 9 महीने तक इस बच्चे को अपनी कोख से जुदा मत करो। कुछ पल के लिए कोमल ठिठक गई थी। उसे पता था कि समीर के पास दौलत की कमी नहीं है। ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। वो जितने पैसे चाहती थी समीर से ऐंठ सकती थी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ एक ऐश भरी जिंदगी गुजार सकती थी। अगर उसके पापा मरने से पहले उसका हाथ समीर के हाथ में न दे गए होते, तो वो कभी भी समीर से शादी न करती, क्योंकि वो तो राहुल से प्यार करती थी और अब उसे राहुल के पास जाने का एक और मौका मिल रहा था। वो तुरंत मान गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा पैदा करके दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे पूरे 5 करोड़ रुपये चाहिए, और बच्चा पैदा करने के बाद मेरा इस बच्चे से कोई संबंध नहीं रहेगा। और समीर को और क्या चाहिए था? वो खुशी के मारे दोबारा जी उठा था। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बदले में समीर ने कोमल को 5 करोड़ देने का फैसला किया था और ये वादा भी किया था कि वो उसे आज़ाद कर देगा, क्योंकि कोमल उससे आज़ादी भी मांग रही थी। 5 करोड़ और फिर आज़ादी का नाम सुनकर वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। उसे और क्या चाहिए था? एक ऐश भरी जिंदगी। उसकी माँ को भी उसकी असलियत का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी से हर तरह का रिश्ता तोड़ दिया था। उन्होंने उसे पैसे देना भी बंद कर दिया था। तो अब ये 5 करोड़ ही उसका आखिरी सहारा थे। मगर समीर जानता था ऐसी औरतों के लिए 5 करोड़ की रकम भी बहुत कम ही होती है। दूसरी तरफ नैना के चाचा चाची भी उसे छोड़कर लंदन जाकर शिफ्ट हो गए थे। वो अब अपने बेटे नीलेश के साथ हमेशा के लिए वहीं रहने चले गए थे। चाचा ने एक आखिरी कोशिश की थी कि वो अपनी भतीजी को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन चाची ने साफ मना कर दिया था और उन्हें तसल्ली भी दी थी, फिक्र मत करें, हम हर महीने इसके लिए पैसे भेज दिया करेंगे, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो हॉस्टल में ही रह रही थी और वहीं रहकर पढ़ाई भी कर रही थी। उसके लिए वो माहौल अच्छा था। चाची हर महीने उसे पैसे तो भेजती थी, मगर वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो ऐशो आराम कर सके। उसका बस गुजारा ही चलता था। अब तो उसने छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। जैसे तैसे करके उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी और वो भी बस अब अपनी ज़िंदगी पर गुजारा ही कर रही थी। दूसरी तरफ समीर अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए हर तैयारी पूरी कर चुका था। वो बहुत खुश था, जबकि कोमल इन 8 महीनों में उस बच्चे को अपने पेट में संभालते संभालते बुरी तरह परेशान हो चुकी थी और समीर उसके हर तरीके से नखरे उठाता था। अगर 5 करोड़ का लालच न होता तो कोमल कभी भी बच्चे को जन्म न देती। बस 5 करोड़ की आस में वो दिन गुजारती चली जा रही थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था कि कोमल के पेट में तेज दर्द शुरू हो चुका था। वो दर्द से बुरी तरह बिलबिलाने लगी थी और ये भी कोमल की गलती की वजह से ही हुआ था। आज कोमल का बर्थडे था और उसने घर पर ही एक पार्टी अरेंज की थी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने खूब हल्ला गुल्ला किया था, ड्रिंक भी की थी। समीर ने उसे कितना रोका था, लेकिन वो नहीं मानी थी और फिर शराब के नशे में उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई थी। समीर उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया था,
लेकिन उस वक्त डॉक्टर ने कोई परेशानी वाली बात नहीं बताई थी। लेकिन अब रात होते होते कोमल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो तुरंत कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचा था, लेकिन कोमल की हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों की 1000 कोशिशों के बाद भी बच्चे के जन्म के वक्त ही कोमल का देहांत हो गया। वहीं कोमल का अंतिम संस्कार करने के बाद समीर अपने 8 दिन के बच्चे को लेकर एक बार फिर से हिंदुस्तान आ गया था और हिंदुस्तान में ही एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उसने अपने बच्चे के लिए एक आया रखी हुई थी। उसकी कुल दुनिया उसका बेटा सोनू ही था। सोनू अब धीरे धीरे 8 महीने का हो चुका था। अपने बेटे के साथ साथ वो अपने प्रोफेशन को भी अच्छे से ध्यान देता था। वो अब एक बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर बन चुका था। दूर दूर से उसके पास मरीज आते थे। उसके हाथों में जादू था। वो जिस मरीज का भी इलाज करता वो ठीक हो जाता था। और 2 बरस बाद हॉस्पिटल के सुनसान कॉर्नर में जब वो दाखिल हुआ तो एक जानी पहचानी सी खुशबू ने उसके दिल को जकड़ लिया था। वही महक, वही सांसों की आहट। एक पल को यूँ महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो, जैसे हर धड़कन ने रुककर उस लम्हे को सलाम किया हो। सामने पेशेंट रूम के अंदर शीशे के पार एक कमज़ोर सा सफ़ेद वजूद एक चादर में लिपटा बैठा था। उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं रही थी। चेहरे पर पहचान का कोई असर तक नहीं था। मगर वो वही चेहरा था, वही जिसे बरसों पहले उसने भगवान से अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, दुआओं में रो रो कर पुकारा था। उसके कदम भारी हो चुके थे, मगर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे की हवा में खामोशी का राज था। सिर्फ दिल की चीखें थीं जो सुनाई दे रही थीं। ये वही है, उसके दिल ने पुकारा। मगर उसे कुछ याद नहीं था। नैना की नज़र उस पर पड़ी थी, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। वो आंखें जो कभी उसके आने से जगमगा उठती थीं, आज बिल्कुल खाली थीं। नर्स, ये लड़की, शब्द उसके होंठों से टूट कर निकले थे। सर, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी याददाश्त जा चुकी है। अब जबकि ये पूरी तरह ठीक हो चुकी है तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने इसे अनाथ आश्रम में भेजने का फैसला लिया है और इस बार वो उसे अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकता था। वो धीरे से नैना के पास आया और प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मुझे माफ़ कर देना नैना, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका था। और फिर उसने एक कहानी बना दी कि एक रात वो नाराज़ होकर घर से निकल आई थी। उसने अपने बच्चे को और समीर को भी नज़रअंदाज कर दिया था। वो उसे पूरे 2 दिन तक तलाश करता रहा, मगर आज वो उसे अस्पताल में मिल गई तो उसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। नैना ने जब ये सब कुछ सुना तो उसने अपने दिमाग पर दबाव डालने की कोशिश की, मगर उसके सिर में दर्द होने लगा था। समीर ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो नैना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। फिलहाल घर वापस चलो, हमारा बेटा सोनू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने खामोशी से समीर का हाथ थाम लिया और उसका हाथ थामते हुए उसे एक पल के लिए भी अजीब नहीं लगा था, बल्कि उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो शख्स उसके दिल के बहुत करीब रह चुका हो। समीर उसे लेकर अपनी हवेली वापस आ गया था। उसने सब नौकरों को अपने सामने जमा किया और उन्हें 2 टूक अंदाज में समझा दिया था कि तुम सब लोग नैना को अब छोटी मालकिन कहकर पुकारोगे और उसको यही बताओगे कि वो मेरी बीवी है और सोनू उनका बेटा है। लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात से परेशान भी था कि अगर नैना की याददाश्त वापस आ गई और उसने सोनू की वजह से उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो वो क्या करेगा। और कभी कभी वो खुदगर्ज हो जाता था, चुपके से भगवान से प्रार्थना करता कि नैना की याददाश्त कभी वापस ना आए और हमेशा नैना उसके पास रहे, उसके करीब। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। नैना उसके और सोनू के बेहद करीब होती जा रही थी। सुबह जब वो उठती तो सबसे पहले समीर के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती थी। धीरे धीरे उसे समीर की चाहत होने लगी थी। उसके करीब होना चाहती थी, लेकिन समीर उससे एक दूरी बना लेता था। लेकिन कभी कभी जज्बातों में बहक भी जाता और फिर जल्दी ही खुद को संभाल लेता। उसे पता था नैना से उसका जायज़ रिश्ता नहीं है। अगर कभी नैना की याददाश्त आ गई तो वो उससे नज़रें नहीं मिला पाएगा। उसके लिए ये कम नहीं था कि नैना उसके करीब थी और सबसे बढ़कर उसके बच्चे का ध्यान रखती थी। उस दिन भी सोनू रोए जा रहा था। जब समीर हॉस्पिटल से घर लौटा, नैना की बिखरी हालत से वो परेशान हुआ था। ऊपर से सोनू का रोना उसे और भी ज़्यादा चिंता में डाल गया था। देखिए ना समीर, सोनू को क्या हो गया है, चुप ही नहीं हो रहा। भूखा होगा, तुम उसे फीडर दो।
मैंने उसे बोतल दी थी समीर, लेकिन वो मुंह को नहीं लगा रहा। समीर सोनू को उसकी गोद से लेकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। बाप का स्पर्श पाकर कुछ पल के लिए सोनू शांत हो गया था, लेकिन वो अभी धीरे धीरे सिसक रहा था और उन सिसकियों में नैना का दिल डूब रहा था। समीर, एक बात पूछूं? पूछो। अपने बेटे के सर को धीरे धीरे थपकते हुए वो धीरे से बोला था। समीर, सोनू सिर्फ 8 महीने का है, तो फिर हम उसे टॉप फीड क्यों देते हैं? मैं उसे अपना दूध भी तो पिला सकती हूँ ना। माँ का दूध तो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है, नैना ने हिचकिचाते हुए कहा था। लेकिन नैना, तुम्हें अपना दूध पिलाने की क्या ज़रूरत है जब वो ऊपर के दूध पर कंफर्टेबल है? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है नैना, समीर ने नज़र चुराते हुए कहा। लेकिन तुम देख रहे हो ना समीर, सोनू की हालत किस कदर ख़राब है, वो कितना परेशान है। आप मुझे दें, मैं इसे अपना दूध पिलाऊंगी। उसकी जिद पर समीर परेशान हुआ था। वो सोनू को दूध कैसे पिला सकती थी? ना तो सोनू उसका बेटा था और ना ही वो कभी माँ बनी थी। वो तो अब तक कुंवारी थी। वो सोनू को समीर की गोद से ले चुकी थी, क्योंकि सोनू ने फिर से रोना शुरू कर दिया था। उसने बोतल सोनू के मुंह से लगाई तो उसने दूध फौरन बाहर निकाल दिया। देखा ना समीर आपने, अब बस, मैं सोनू को और भूखा नहीं देख सकती। आप कमरे से जाएं, मैं सोनू को फीड करा दूंगी। ये कहकर उसने सोनू को अपनी गोद में लिटाया और अपने कुर्ते को जरा सा ऊपर हटाने लगी, लेकिन समीर ने आगे बढ़कर फौरन उसका हाथ रोक दिया था। स्टॉप नैना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन क्यों समीर, आखिर वजह क्या है? मैं अपने ही बच्चे को अपना दूध क्यों नहीं पिला सकती? जब तुमने सोनू को जन्म दिया था, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और तब से ही डॉक्टर की सलाह पर सोनू टॉप फीड पर है, और अब एकदम से तुम्हारा दूध देना मुझे लगता है सही नहीं है। एक बार मैं डॉक्टर से बात कर लूँ, उसके बाद तुम इसे अपना दूध दे देना। वो उसकी शर्ट को सही करता हुआ सोनू को गोद में लेकर बाहर निकल गया और वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। सोनू के पेट में दर्द था और इसीलिए वो कुछ खा पी नहीं रहा था। कुछ दिन दवाई लेने के बाद सोनू ठीक हो गया था। एक दिन वो उसके साथ ही लॉन में बैठी हुई थी। उसने अपना सर समीर के कंधे पर रखा हुआ था। उन दोनों के एक साथ रहते हुए लगभग 2 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान समीर उसके करीब तो गया था, मगर उसने अब तक अपनी कोई भी हद पार नहीं की थी। वो फूलों जैसी उसे रौंदना नहीं चाहता था और ना ही उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता था। वो अभी ख्वाहिश करने लगा था कि जल्द से जल्द नैना की याददाश्त वापस आ जाए, ताकि वो उसे शादी की पेशकश कर सके। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो नैना? समीर ने उसके बालों की लटें उसके कानों के पीछे करते हुए कहा था। वो उस वक्त उसके कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी। मैं आपसे आपकी सोच से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। क्या आप आसमान में मौजूद इन तारों को गिन सकते हैं? उसने मासूमियत से आसमान की तरफ देखते हुए समीर से सवाल किया था। तो समीर ने तेजी से सर नाम में हिला दिया। तो इसका मतलब है कि आप मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मेरी मोहब्बत आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे करीब आने को? पति पत्नी की कुछ ज़रूरतें होती हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से ही पूरी करते हैं। क्या तुम्हें वो ज़रूरत महसूस नहीं होती? वो धीरे से उसके गालों को छूते हुए बोला था। तो वो तेज़ी से उससे दूर हट गई। क्योंकि मुझे आपसे बहुत शर्म महसूस होती है समीर, और पता नहीं क्यों जब आप मेरे करीब आते हैं तो मेरा दिल घबराने लगता है। और समीर जानता था कि ये सब कुछ किस वजह से है। अभी तक उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं था। नैना ने इस अनुभव को अभी तक महसूस ही नहीं किया था। वो इस चीज़ से अनजान थी और यही वजह थी कि वो हिचकिचा जाती थी। मैं सोच रहा हूँ नैना कि हम एक बार फिर से शादी कर लें। उसने डरते डरते अपने दिल की बात जुबान पर लाने का फैसला किया। मगर समीर, हमारी तो पहले ही शादी हो चुकी है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ, मगर मेरा दिल कर रहा है हम एक बार फिर से शादी कर लें। समीर ने फ़ौरन अपना इरादा बताया, क्योंकि अब बहुत थक चुका था वो, और अब और ज़्यादा नैना से दूर रहना नहीं चाहता था। लोग मजाक बनाएंगे कि बच्चे की पैदाइश के बाद हम लोग शादी कर रहे हैं। वो हंसने लगी थी। उसकी हंसी भी उसकी तरह ही खूबसूरत थी। उन लोगों को यहाँ पर बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि नौकर भागता हुआ आया। साहब जी, आपसे नीलेश साहब मिलने के लिए आए हैं। नीलेश बरसों के बाद अमेरिका से वापस आया था। नीलेश का नाम सुनकर उसके दिमाग में एक धमाका हुआ था और फिर गुजरा हुआ अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। नैना अपना सिर जमीन पर पकड़कर बैठ चुकी थी। धीरे धीरे उसे सब कुछ एकदम से ही याद आने लगा था। डॉक्टर ने यही तो कहा था कि कोई एक शब्द, कोई एक हादसा ऐसा होगा जिसके याद आने पर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ था।
नैना तुम ठीक तो हो ना? वो उसको कंधे से पकड़ते हुए फिक्रमंदी से बोला था, जबकि उसने शिकायत भरी नज़रों से समीर की ओर देखा था। आपने मुझसे झूठ बोला? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। समीर ने उसे कुछ कहना चाहा, मगर वो उसकी बात सुने बगैर ही भागती हुई अपने कमरे में चली गई। 2 घंटे तक वो कमरे में ही बंद रही थी। वो नीलेश से मिलने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। समीर के साथ गुजरे हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, और फिर अतीत में समीर का उसे प्यार भरी नज़रों से देखना, और फिर अचानक ही उसकी ज़िंदगी से चले जाना। और जब समीर अचानक उसे छोड़कर चला गया था, वो समीर की याद में कितना तड़पी थी। उसने तो समीर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत का पैगाम देखा था। फिर समीर ने अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया था? मोहब्बत का इजहार किए बिना ही वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया था? सब कुछ उसे याद आ चुका था। सोनू उसका बेटा नहीं था, ये बात भी उसे अब समझ में आ गई थी। और उस दिन उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। वो हॉस्टल की ही एक लड़की थी। उसका मंगेतर नैना से प्यार करने लगा था, और वो उस लड़की से मंगनी तोड़कर नैना से शादी करना चाहता था। और यही बात नैना के रूममेट को गवारा नहीं थी। नैना को रास्ते से हटाने के लिए उसने नैना को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, और फिर बाद में किसी ने उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया था, और अस्पताल में यही बताया गया था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। सुबह के वक्त समीर उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना नैना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं कभी भी चैन से ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। मुझे और सोनू को तुम्हारी बेहद ज़रूरत है। हम तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस बार ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और ना ही कर सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस बार मैं तुम्हारे फैसले की कदर करूँगा, और मैंने जो कुछ भी किया है उस पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन भगवान जानता है कभी भी मैंने तुम्हारा नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। जज्बात में आकर कुछ देर के लिए बहक जरूर जाता था, मगर अपनी हद कभी भी क्रॉस नहीं की, क्योंकि मैं जानता था ये गलत है। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत जगाकर, मेरे दिल में सोनू के लिए तड़प जगाकर अब आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? नैना की बात सुनकर उसने खुशगवार हैरत से उसके चेहरे की ओर देखा था। तो क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? नैना ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शादी का इंतजाम करें जितनी जल्दी हो सके। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करने लगी हूँ। अब आपसे दूर होना मेरे लिए नामुमकिन है। सोनू बेशक मेरा खून नहीं है, मगर वो मेरा बेटा ज़रूर है। और फिर समीर ने बहुत धूमधाम से नैना से शादी की थी। उसके सारे अरमान पूरे किए थे, और अब वो दुल्हन बनी फिर से उसी कमरे में बैठी थी जिस कमरे में पिछले 3 महीनों से रह रही थी। समीर ने मुँह दिखाई में उसके गले में एक नाजुक सी चैन पहनाई थी, और चैन पहनाते हुए उसकी नाजुक सी गर्दन को छू लिया था। वो एक पल के लिए सिमट गई थी। काफ़ी देर तक वो उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करता रहा, और जब वो उसकी मौजूदगी में कंफर्टेबल हो गई तो वो धीरे से उसके करीब हुआ था। उसे अपनी बाहों में समेटते हुए धीरे से उसके कान में सरगोशी की थी। तो क्या ख्याल है, आज सोनू को दूध पिलाओगी या फिर सोनू के पापा को? और नैना ने शर्माकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया था। आप बहुत बेशर्म हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। और ये तुम्हें आज की रात पता चल जाएगा कि कैसे मैं आज अपनी बेशर्मी दिखाता हूँ। वो एक आँख दबाता हुआ धीरे धीरे उसे हर पर्दे से आज़ाद करता चला गया था। उसकी हर शरारत पर वो शर्म से लाल होती थी, और उसका ये शर्मीला रूप देखकर वो जोर से हंस पड़ा था। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। उसने सोनू को अपनी आगोश में समेट लिया था। एक सगी माँ की तरह उसकी परवरिश करने लगी थी। भले उसने सोनू को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसके दिल में सोनू की ममता कम नहीं हुई थी। समीर का प्यार धीरे धीरे नैना के लिए और भी बढ़ने लगा था। दोनों जिंदगी की राहों में एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करने लगे थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।